अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मशरिक़ वस्ता में जंग, जिसे ईरान कॉन्फ्लिक्ट कहा जा रहा है, ये कहाँ जाकर रुकेगी, इस बारे में कुछ भी कहना इस वक्त कबल इस वक्त होगा। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें मुआहदा करना है। उन्होंने आज एक ट्वीट भी किया, उसमें उन्होंने फिर से नेटो ममालिक, यूरोपीय ममालिक को खूब लताड़ा। उन्होंने कहा कि अब अगर आपको तेल चाहिए तो हमसे ख़रीदें या हिम्मत पैदा करें और आपना हुर्मुज़ खुलवाकर वहाँ से ले लें। इनकी जंग में अब आपकी अगर कोई लड़ाई होगी तो उसमें अमेरिका आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और उन्होंने बड़ी खरी खरी अपने ट्वीट में सुनाएंगे। पीट हेग्जिट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इसी तरह का लबो लहजा इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि ईरान को तबाह कर दिया, मलियामेट कर दिया, उसकी नेवी को तबाह कर दिया, उसकी एयरफोर्स नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। और आखिरी मायने खेज था, आखिरी जुमला था उनका कि ईरान, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अब उनसे मुआहदा कर ले, और अगर अब मुआहदा नहीं किया तो फिर बड़े हमले होंगे। हमलों की धमकियां तो वो दे रहे हैं, वो तो जंग में हैं, लेकिन धमकी फिर दे रहे हैं। सारी बातें करने के बाद वो कहते हैं जी खुदा के लिए मुज़ाकरात कर लो। पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, कल कह चुके हैं कि ईरान जंग में अगर किस किस्म का भी मुआहदा करेगा तो उसकी अपनी शराइत होंगी। ईरान अपनी शराइत पर जंग बंद करेगा, किसी और की शराइत पर नहीं करेगा। और दुनिया ये मान रही है कि ईरान का इस जंग पर अपर हैंड है। बहुत से माहिरीन अब इंटरनेशनली, पाकिस्तान के अंदर भी कह रहे हैं कि ईरान को अब मुआहदा कर लेना चाहिए, लेकिन ईरान मुआहदा करेगा या नहीं ये देखना होगा, क्योंकि ईरान के जो मकासद हैं इस जंग में, जो वो जहाँ तक अपने दिफा में गया है, और अब जो उसकी स्ट्रेटजी है, जब तक वो अपने मकासद हासिल नहीं कर लेता, उसका शायद रुकना मुश्किल होगा। ईरान को हर शख्स दुनिया में अपने लेंस से देखता है। ईरान के अंदर क्या सूरत हाल है, ईरान कौम कैसी है, इसके बारे में दुनिया कम जानती है। 45 साल से वो ये मुल्क जो है पाबंदियों में घिरा हुआ है। इसके बारे में वेस्टर्न मीडिया जो बातें करता है वही दुनिया सुन पाता है। ये मुल्क खुद कैसा है, इसके बारे में मैंने आज जब जानना चाहा तो आप ज़रा इस कौम की रेजिलियंस और इस कौम की काबिलियत और इस कौम की जो स्टैंडिंग्स हैं उसको देखें कि वो क्या हैं। और ईरान जैसा मुल्क, क्या उसे हम कंपेयर कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, हम उसे कर सकते हैं मिस्र के साथ, हम उसे कंपेयर कर सकते हैं ग़ज़्ज़ाफ़ी के मुल्क के साथ, क्या हम इराक़ के साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं। ईरान में जो तालीमी मेयार है ना, वो 90% से तजावुज़ कर चुका है, यानी शरअ ख़वानदगी 90% से ज़्यादा है। वहाँ पर हायर एजुकेशन में बड़ी तवज्जो दी जाती है, ख़ास तौर पर नैनो टेक्नोलॉजी, स्टीम सेल रिसर्च और एरोस्पेस में इसके जो माहिरीन हैं वो आलमी सतह के माने जाते हैं। और इसके अलावा जो उधर मकालात लिखे जाते हैं उनकी इशाअत जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा ईरान में होती है। माशरे में ख़वातीन के हवाले से हमें सुनने को मिलता है कि वहाँ बड़ी घुटन है, लेकिन जब आप आदाद व शुमार पर नज़र डालें तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन का गलबा है। 60% से ज़्यादा ख़वातीन हैं जो ज़ेर तालीम होती हैं। पेशावराना महारत, तिब, आर्ट के शोबों में ख़वातीन जो हैं, और तालीम के शोबे में मर्दों के बराबर या उनसे ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में हैं, यहाँ तक कि बल्दियाती इदारों में हैं। वहाँ की ख़वातीन टैक्सियाँ चलाती हैं, वहाँ की ख़वातीन हर शोबे में काम करती हैं। जो मगरबी प्रोपेगेंडा है वो इसके बरक्स कुछ और है। सेहत का निज़ाम ऐसा है कि WHO के लिए वो एक मयार है, ख़ास तौर पर जो उनकी निचली सतह का जो फर्स्ट ईयर ऑफ हेल्थ सिस्टम है वो आलमी मयार का है। इसी तरह से टूरिज़म जो है वहाँ पर, वो एक तो मजहबी टूरिज़म है ही, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर मेडिकल टूरिज़म है, जिसमें कि प्लास्टिक सर्जरी में ये मुल्क जो है बहुत आगे है। बांझपन यानी IVF का ये मरकज़ बन चुका है, आज़ा की पेबंदकारी का ये मरकज़ बन चुका है। तो ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जिसका IQ जो है वो 80 से 84 के दरमियान बताया जाता है, यानी कि दुनिया में टॉप 4-5 में इस कौम का IQ आता है। तो इस कौम से अमेरिका ने टक्कर ली है। ये बताने का मकसद ये कि ये इस कौम का एक प्रोफाइल है और अब तक की जंग है। और अब देखना ये होगा कि अमेरिका के जो हमले हैं, ये हमले, ईरान के जो हमले हैं, ये तादाद में ज़्यादा होते हैं या प्रिसिशन में ज़्यादा होते हैं। माहिरीन के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या ईरान अमेरिका की ख्वाहिश पर ये जंग अपनी ख्वाहिश पर रुकेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकारी। सर आप बहुत शुक्रिया आपका। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शाहिद अलवी साहब, दिफाई तजज़ियाकारी। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहतरम जनाब शौकत पराचा साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर शाहिद अलवी साहब, आप फरमाइए कि ईरान जैसी कौम अब तक जो उन्होंने बहादुरी दिखाई, जिस तरह से वो डटे रहे, अब एक बहुत ही जल्दी में नज़र आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुआहदा हो जाए। बुरा भला भी कह रहे हैं, लेकिन हर बार अपनी तकरीर, ट्वीट के बाद उनके लोग यही कहते हैं कि मुआहदा कर लो। क्या ईरान का जो जवाब है कि वो अपनी ही टर्म पर मुआहदा करेगा, इसमें बरकरार रहेगा वो?
जी हाँ, आपने पहले तो मैं ये बताऊं कि आपने बड़े अच्छे स्टैटिस्टिक्स बताए ईरान के बारे में। ख़वातीन के शरह ख़वानगी 99% है और 60% न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। तो दिस इज़ इन एडिशन टू व्हाट यू सेड। थैंक यू। बाकी अगर आपने पीट हेग्सेट की कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो तो नेगोशिएशंस वाली, और स्पेशली जो चेयरमैन की थी, मैंने इससे ज़्यादा मैंने डिफीटिस्ट और यूजलेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं सुनी इन द मिड्स ऑफ द वॉर। और उसमें उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एक्चुअली अगर आप उसको स्टडी करें तो वो शिकस्त खुर्दा थी। लेकिन एट द सेम टाइम जब आदमी इस लेवल का फ्रस्ट्रेटेड हो तो वो ख़तरनाक भी हो जाता है, जो अपनी इन्होंने इंटेंशन शो की। सो एक तरफ हम निगोशिएशंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ये अटैक्स और धमकियों की बात करते हैं। सो ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती। अब आप देखिए, पाकिस्तान ने अपनी चाइना के साथ मिलकर जो 5 रिकमेंडेशंस हैं वो सामने आ गई हैं, और आपने उनको देखा होगा कि वो बड़ी माकूल हैं। लेकिन वो व्हाट आई सी इज़ के तीनों पार्टीज़ प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ कर रही हैं और उसको एज अ लीवरेज ये ले रही हैं। तो अगर वो लीवरेज का उन तीनों को कहा जाएगा, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी। हम इस पे लेटर ऑन ज़्यादा डिस्कस भी कर सकते हैं। ईरान देखें, ईरान इस स्टेज पे अगर उनको लीवरेज दे दे और इन अपनी जो उसकी बेसिक डिमांड्स हैं उनको छोड़ दे, तो फिर ईरान स्टैंड आउट लूजिंग दिस वॉर। उसको भी रजीम को, अपने लोगों को अपने मुंह दिखाना है। बेसिक कंट्रडिक्शन ये है कि ईरान अपनी इंटेग्रिटी मांगता है, ईरान नेशनल इंडिपेंडेंस मांगता है अपने लिए, कि मैं अपने जो प्रोग्राम है उनको मैं जारी रख सकूं, बिकॉज इस एक साइंस और टेक्नोलॉजी का वो हब है जैसे आपने बताया। इजराइल इसके ऑपोजिट देखना चाहता है, वो डिस्ट्रक्शन ओरिएंटेटेड है कि इनको इतनी इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाए कि ये 15, 20, 25 साल पीछे चले जाएं। सर, स्कूलों पर, कॉलेजों पर, यूनिवर्सिटीज़ पर, अस्पतालों पर बड़ी तादाद में हमले किए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ना, बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ईरान ने भी कह दिया था कि गल्फ़ में जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं 1-1 मील उनसे दूर चला जाएं। ईरान के पास जितने भी उसके पास अब रिसोर्सेज रह गए हैं वो उनका बड़ा ध्यान से इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है अमेरिका और टू क्वाइट एन एक्सटेंट इसराइल की तरह। और फिर जनाब जो हुर्मुज़ का कंट्रोल है, अमेरिका उस पर अगर दिखाई देगा कि शिकस्त खा गया और वो कंट्रोल ईरान के पास रह गया, तो जैसे लोग बात करते हैं ना कि सुइस का कंट्रोल जब 56 में इंग्लैंड से ख़त्म हुआ था तो इट सीज टू बी अ सुपर पावर, वो एक नॉर्मल कंट्री बन गया था। यही डर अमेरिका को है कि हुर्मुज़ पे अभी आखिरी बात देखें, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म हो गए, जंग कहाँ पे रह गई, हुर्मुज़ पे रह गई है। हुर्मुज़ को चालू करना है, हुर्मुज़ का कंट्रोल है। सो दैट मीन्स दिस वाज अ रियल मोटिव। दिस वाज अ रियल मोटिव इसलिए कि चाइना को इसे कंट्रोल करना था। वेनेजुएला और पनामा कैनाल तो ऑलरेडी कंट्रोल में है, तो बड़े सामने इनके ये सारे मोटिव्स जो हैं और ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। सो मैं आपके बहरहाल कंक्लूड करूँगा मैं कि ईरान जो है वो अगर गिव अप कर देगा तो ईरान ने जितनी डिस्ट्रक्शन ली है, जितनी तबाही उस बेचारे के साथ हुई है और अकेला खड़ा रहा है, वो सारी बेकार जाएगी। अपने अवाम के आगे भी उसका रजीम जो है वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा और फ्यूचर में भी उसकी कोई गारंटी और कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी। ठीक, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, मैं दिफाई मान रहा हूँ, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान ने टनल्स बनाई हुई हैं, वहाँ पर उसने बहुत पहले से तैयारी की हुई है, हर तरह का हथियार रखा हुआ है, फिर वो नए मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम रशिया और चाइना से ले रहा है, या कुछ आ भी चुकी हैं, कुछ लोगों का तो यही मानना है। तो ईरान जैसा मुल्क 2 सुपर पावर रशिया और चाइना की वॉर कैपेबिलिटीज़ के साथ जंग में मौजूद है, आबनाए हुर्मुज़ का दिफा कर रहा है, कर पाएगा? देखें, उनको 25-30 साल से पता था कि एक दिन ईरान ने और अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर अटैक करना है। सो उन्होंने प्लान यही किया कि हम अपना दिफा मजबूत करें, इंडिजिनस चीज़ें बनाएं। उन्होंने एयरफोर्स पे जोर नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ड्रोन्स जो इंडिजिनस बनाए, और उसके बाद उन्होंने सेकंड जो है वो उन्होंने मिसाइल्स के ऊपर हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल, दे मेड ऑल मिसाइल, और उस पर उन्होंने बहुत महारत की। और सेकंड, ये सारे उन्होंने माउंटेनस एरिया में जाके वहाँ पर ये अंडरग्राउंड बनाए हैं, तो ट्रेन भी चलती है और अंडरग्राउंड उनको पता नहीं चल सकता। लाइकवाइज उन्होंने ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है इसके अंदर भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से सारी माइंस लगाई हुई हैं, और इसके साथ उन्होंने वहाँ पर ड्रोन्स, उसके बाद मिसाइल्स, ये सब अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। और आई वुड से कि ये अगर यहाँ पर अमेरिका गलती करता है बूट उतारने की, इनकी इतनी कैजुअल्टीज होंगे, इतने अरेस्ट प्रिजनर्स बनेंगे
कि इनके अमेरिका के लिए बहुत खिफत होगी, और अब उनको पता चल गया। जो इस 10 दिन में जो अपने रिकॉनेसेंस किए हैं उन्होंने, में भी हमने जहाज से पिक्चरें भी, रिकॉनेसेंस पिक्चर्स भी ली होंगी, उसमें भी सारा आ गया होगा। एंड दैट इज़ व्हाई दे आर रिलक्टेंट टू गो नाउ। 82 एयरबोर्न ले आए हैं, उसके बाद मेरीन ले आए हैं, लेकिन दिस शुड बी एज ए ये एक प्रेशर टैक्टिस होती है। जब आप निगोसिएशन कर रहे होते हैं तो आप मसल फ्लैक्स करते हैं, आप प्रेशर टैक्टिस इस्तेमाल करते हैं, डराते हैं अपने ओपोनेंट को ताकि वो आपकी टर्म्स के ऊपर वो सीज फायर कर ले और आपकी बातें मान जाए। लेकिन ईरान इज़ अ वेरी रेजिलिएंट कॉम। उन्होंने एक बता दिया कि वो एज ए कॉम, एज ए नेशन दे लड़ाई कर रहे हैं। सर इसमें मुझे एक चीज़ और बताइएगा। बिल्कुल वो हमारे साथ लड़े। एक तो हमने देखा कि ईरान ने बहुत क्वांटिटी के साथ हमले किए ना, उसने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स ये सब कुछ फायर किए, मगर बीच बीच में उसने सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल से फायर किया। उनकी प्रिसिशन बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर उन्होंने टारगेट करना था नेतन्याहू के दफ्तर को तो वो 1000 किलोमीटर जाकर नेतन्याहू के दफ्तर पर ही गिरा। उन्होंने जिस जगह को टारगेट करना है, अगर उन्होंने हैफा की रिफाइनरी को करना है या इलाज की बंदरगाह को करना है तो ये वहीं पर जाके हिट करते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि अभी तक तो उन्होंने क्वांटिटी में वो मिसाइल फायर कर दिए जो तबाह किए जा सकते थे, लेकिन अब जो उसके पास ज़ख़ीरा है वो बड़ा ही प्रिसाइज होगा। और ये प्रिसिशन है, इसके पीछे ईरान अकेला तो नहीं हो सकता सर। देखें, इसमें डेफिनेटली चाइना भी है और रशिया भी है। आपको पता है कि चाइना की जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, दे आर फॉर हेड एंड दे आर बीटन एवरीबडी। यू सी व्हाट वी हैव डन विद द इंडियंस जी। तो इसकी वजह से ईरान को बड़ी सपोर्ट है। सेकंड, उन्होंने बड़ी महारत से अपने ये मिसाइल को इस्तेमाल किया है। उन्होंने पहले ये किया कि ड्रोन्स भी लाइट इस्तेमाल किए और मिसाइल भी लाइट इस्तेमाल किए, और उनके वहाँ से पैट्रिक मिसाइल्स और दूसरे मिसाइल जो थे वो आए जो कि $2-2 मिलियन के थे, वो उस पर, और वो भी 3-4 से लगाने पड़ते थे, वो उन्होंने ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लिए हैं। नाउ इज़ द टाइम, उनका डिफेंस वीक हो गया, उनके पास ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स कम हो गए। नाउ ईरान के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो उनका नुकसान पहुँचाए। और एक बात जाके देखिए, ईरान इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, इजराइल, ये ईरान इज़ अ बिग कंट्री एंड इजराइल अ वेरी स्मॉल कंट्री। इसलिए इजराइल में जो भी जितना गिरता है जाके मिसाइल, वो बहुत नुकसान पहुँचाता है। एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू ये ह्यूमन कैजुअलिटीज, स्ट्रक्चरल डेमेज, उनके बाद इनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इजराइल की टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग है, रिक्वेस्ट है अमेरिका को कि प्लीज गो फॉर सीज फायर, वी आर एग्जॉस्टेड। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि वी आर ओवर। तो सर ये मान लें ना कि ईरान जो है उसकी ही कंडीशंस जो हैं वो टेबल पर ज़्यादा माने जाने की पोजीशन में होंगी। देखिए, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ईरान को इस वक्त जी आज की तारीख में अगर निगोसिएशन होते हैं, ईरान इज द मॉरल ग्राउंड पे भी, उसके बाद मिलिट्री ग्राउंड के ऊपर भी, और उसके बाद आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से आप निगोशिएट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ अ फेवर टू ईरान। ठीक, इसलिए ईरान को चाहिए कि बजाय इसके कि और डिस्ट्रक्शन हो और नुकसान हो, यू हैव गेन, आपने हरमूज को भी कंट्रोल किया हुआ है, मिसाइल भी आपके बचे हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट भी रिजीम चेंज नहीं कर सकी जो उनके पॉइंट थे, और उसके बाद न्यूक्लियर भी जो उनका 460 ग्रेड है किलोग्राम यूरेनियम, वो भी उनका पड़ा हुआ है, जो कि अभी वो इसको भेजना चाहते हैं, चाहे वो रशिया में चला जाए या चाइना में चला जाए। सो इसलिए इस स्टेज के ऊपर इनके लिए बेहतर है कि ये अगर कर लें, उसको अमेरिका को फेस सेविंग दे, बिकॉज सुपर पावर है इस वक्त, वो अगली स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, तो अब उनको ये मौका मिलेगा जहाँ भी बैठ वो पाकिस्तान और ये ममालिक बैठ के कहीं ना कोई फ़ायदा हाल निकाल लेंगे। ठीक है। शौकत पराजा साहब, सर वज़ीर हमारे और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब चीन गए, और ख़बरें यही हैं कि वो अमेरिका का पैगाम लेकर गए कि खुदारा बीच में आप आइए और आकर आप जो हैं वो मीडिएशन कराइए, जंग रुकवाइए। फिर मुलाकात भी है इसी शर्त के साथ डोनाल्ड ट्रंप की। तो क्या चीन इस मौके पर जंग रुकवाने में कोई किरदार अदा करने में दिलचस्पी लेगा, जहाँ पर अमेरिका ब्लीड कर रहा है, अमेरिका के लिए मुश्किल पड़ी हुई है? बहुत शुक्रिया। अमन तो सबको चाहिए, वो चाइना हो, वो पाकिस्तान हो, वो ईरान हो, वो मिडिल ईस्ट हो, और जो 5 पॉइंट्स आए उनमें वाज़े तौर पर चीन और पाकिस्तान दोनों का एक मुश्तरका कॉन्टेंशन है कि फौरी तौर पर हॉस्टिलिटीज खत्म की जाए, यानी जंग बंदी की जाए, और साथ साथ उन्होंने हुर्मुज वाले मामले को भी टेकअप किया है। लेकिन अब पहले यहाँ डिस्कशन चलती रही कि अमेरिका जो है उसने
हुर्मुज का कंट्रोल संभालने के लिए, या ये जंग इसलिए इम्पोज की है कि चीन को तेल नहीं मिले। अब चाइना का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना इज द बिगेस्ट बायर फ्रॉम ईरान, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। चाइना ने आज जो पाकिस्तान के साथ 5 पॉइंट दिए, उनमें ये हुर्मुज खोलने की भी बात है कि इसको एक जो इंटरनेशनल पहले से चल रहा है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन में हुर्मुज रखी जाए। लिहाजा जो आप बात कर रहे हैं, चाइना का इंटरेस्ट तो सबसे ज्यादा है अमन के लिए। चाइना के अपने जितने मसाइल रहे हैं, मसलन हांगकांग फॉर एग्जांपल, उन्होंने बहुत वेट किया, नेगोशिएशन से हासिल किया। मकाओ आपके सामने है, उन्होंने बहुत वेट किया और वो भी हासिल किया, मेनलैंड चाइना में आ गया, यानी चाइना के साथ आ गया, वो भी नेगोशिएशन के साथ। जो अभी चाइनीज 83 से प्राइम मिनिस्टर डैंग की पॉलिसी चली है कि आपने जंग नहीं करनी, आपने मुज़ाकरात करने हैं, आपने नेगोशिएशन करनी है, नेगोशिएटेड सेटलमेंट करना है और अपना जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाना है। एक बार बार बात की जाती है कि चाइना की एनर्जी सप्लाई चेन तोड़ने के लिए ये सारी जंग की गई है, ताकि चाइना का जो प्रोडक्शन हाउस है, जो कि पूरी दुनिया को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चाइनीज जो इनकम है या उनकी जो मईशत है, उसको जिक पहुंचाई जाए, उसको तोड़ा जाए। इसलिए चाइना ये नहीं चाहेगा कि एस्केलेशन हो, चाइना नहीं चाहेगा कि ये वॉर आगे बढ़े, चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये जंग तवालत पकड़े, क्योंकि चाइना को देखे ना, अगर सर चाइना के लिए मुश्किल, माफ कीजिएगा आपकी बात कट रही है, सवाल करना चाह रहा हूं आपसे कि चाइना के लिए मुश्किल पैदा की अमेरिका ने, और अमेरिका ने कहा कि चाइना को नुकसान हो, और उसने किया ईरान पर हमला, जो मैं आपकी गुफ्तगू से समझ पा रहा हूं। तो ऐसी सूरत में जब अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है, तो चाइना ईरान को सपोर्ट करेगा जंग के लिए कि अमेरिका को मजीद ब्लीड कराए, मजीद यहाँ पर तकाए, उसको मजीद बेइज्जत यहाँ पर करे, या कहेगा कि नहीं, अब अमेरिका को जो है वो सेफ एग्जिट दे दिया जाए, एक बावकार रास्ता दे दिया जाए उसको। मैं फिर गुजारिश करूंगा, अगर मेरी बात क्लियर हो रही है, मसलन वियतनाम में अमेरिका फंसा, 10 साल फंसा रहा जी, फिर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में फंसा, 10 साल फंसा रहा, फिर अमेरिका आईएसएफ नेटो आ गए अफगानिस्तान में, 20 साल वो फंसे रहे। हालांकि वो पहले 2-3 साल में सबको क्लियर हो गया था, वियतनाम के क्राइसिस में भी, सोवियत क्राइसिस में भी, और फिर ये जो वॉर ऑन टेरर है इसमें भी, कि ये जीत नहीं सकते। ग्रेट पावर्स, बड़ी ताकतें जब वो निकलना भी चाहती हैं तो दे टेक टाइम। वो जैसे अभी एयर मार्शल साहब भी कह रहे थे कि मुंह दिखाना होता है, फेस सेविंग, जो ये जो एग्जेट की बात हो रही है, सदर ट्रंप भी कहते हैं। जंग के दूसरे दिन सदर ट्रंप ने कहा था कि जी आई एम अमेज्ड के व्हाई ईरान इज नॉट सरेंडरिंग, मीन मिसकैलकुलेशन थी, मीन इल प्लानिंग थी, मीन उनको इल्म ही नहीं था कि आगे से हमें क्या रेजिलियंस मिलनी है। बहुत सारी शहादतें हुई हैं ईरान में। उनका ख्याल था कि अली खामनाई शहीद हो जाएंगे, या जो उनके आर्मी चीफ थे वो शहीद हो जाएंगे, या पासदारान इनकलाब यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के सरबराह उस वक्त वाले शहीद हो जाएंगे, तो ईरान नी डाउन हो जाएगा। आपने देखा कि आज उनके जो नेवल चीफ थे शहीद हुए, उनके जनाजे पे कितने इंसान आए ईरान में, या दिसंबर जनवरी में अपराइजिंग करवाई गई। ये तो अब अनफोल्ड हो गया ना, कि बाकायदा साजिश थी जिसके तहत चंद लोगों को निकाला गया, फिर वायलेंस हुआ, तोड़ फोड़ हुई, 4000 के करीब लोग मारे गए। लेकिन फिर जब ईरान की आवाम निकली अपनी इसी गवर्नमेंट के, इसी रेजीम के हक में, तो वो भी फेस डाउन हो गया। इसलिए असल चीज तो यही है कि जंग बंद हो, अमन आए। मेरा ख्याल है चाइना कभी नहीं चाहेगा कि एस्केलेशन हो, क्योंकि चाइना की बुनियादी पॉलिसी के खिलाफ है जंग की तरफ जाना या जंग करना। अमन सबको चाहिए, और आज तो पाकिस्तान की जो एफर्ट्स थी, 4 मुल्क की यहाँ पर जो इजलास हुआ, उसकी सिफारिशात यकीनी तौर पर उसकी प्रपोजल या उसकी रिकमेंडेशन इसहाक डार साहब ने शेयर की आज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के साथ। और उसमें मजे की बात है कि इसहाक डार साहब जब लैंड किया उन्होंने, तो जो अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खसूसी हैं चाइना के, एम्बेसडर यू युआंग, वो भी आए हुए थे और वो भी इन मुज़ाकरात में थे। तो इसलिए रीजन को एज अ होल देखा गया है, और किस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट या जो फ्रिक्शन है या ईरान वाली जंग है इसको बंद कराया जाए। तो दोनों मुल्क चाहते हैं कि ये जंग बंद हो, प्रोलॉन्ग ना हो। ठीक है,
अब ये तो है कि सारी दुनिया चाहती है कि मुज़ाकरात हों, जंग लेकिन क्या ईरान वाकई ये चाहेगा? इसको ज़रा सा और हम जानना चाहेंगे। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। मैं बार बार जो ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर अभी आ जाएगा या नहीं। ईरान में मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बातें हुई और पता ये चला कि वहाँ पर नौरोज़ का जश्न चल रहा है और लोग इस जंग के आलम में भी रात में निकलते हैं, मुख्तलिफ चौक्स में जमा होते हैं, वॉक करते हैं, वहाँ पर अपना एहतजाज करते हैं। वहाँ पर जो जश्न के दौरान खाने पीने के लवाजमात होते हैं उनकी भी एक अजीब सा माहौल है वहाँ पर कि और आवाम के अंदर जो इस वक्त गम गुस्सा है या उनका जो जोश और जज्बा है वो ये है कि अगर इस वक्त आयतुल्लाह रहबर मुश्तबा ख़ामनाई साहब भी अगर ये कह दें कि जंग बंद करनी है तो आवाम को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आवाम नहीं चाहते कि जंग बंद हो। ईरान अच्छी पोजीशन में है लेकिन स्ट्रेटेजिकली शायद जंग बंद हो जानी चाहिए। शायद रवी साहब आप फरमाइए कि ईरान तो मुसलसल कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही और डोनाल्ड ट्रंप कहें या पीट हेग्सेट कहें या जो भी वहाँ से कहे कि जी बातचीत हो रही है, ईरान मना कर रहा है कि बातचीत नहीं हो रही। क्यों? ये पोस्चरिंग है या वाकई कोई बातचीत नहीं है बराह रास्त? जी ऑब्वियसली कोई बराह रास्त बातचीत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्स अपार्ट हैं दोनों कंट्री अपनी हर चीज़ में। अभी तक आप देखें अभी एक माहौल बना है, उसमें बातचीत का तासुर दिया है उसने ट्रंप ने, और उसके बाद जो असल बातचीत हुई है अभी तो एक प्रपोजल्स बन के सामने आई हैं 5 जो आज रिलीज़ किए हैं पाकिस्तान और चाइना ने। अब ये प्रपोज़ल ज़ाहिर है ये बड़ी एक किस्म की खुशाइन है, बड़ी बेनाइन भी हैं। मतलब ये तीनों कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट हैं वो कन्वर्ज नहीं होते इन प्रपोजल्स के अंदर, बल्कि बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट हैं इन प्रपोजल्स के साथ। तो एज अ पार्टी ये किसी को भी सूट नहीं करती हैं। एज ए इंटरनेशनल कम्युनिटी ये बहुत अच्छी हैं और सूट करती हैं, उनको नहीं सूट करती हैं। ईरान को क्यों नहीं सूट करती हैं? देखें फॉर द वेरी रीज़न कि 94,000 ईरान ने कहा है कि बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं अभी तक जी, जो कि रिहायशी हैं। और अमेरिकन ने आज क्लेम किया था कि हम किसी बिल्डिंग पे अटैक नहीं करते ना। अब आप सोचें कि आज उन्होंने कहा कि 12,000 हमने अटैक किए हैं, 8,000 इजराइल की तरफ से लगा लीजिए तो 20,000 हो गए जी। अब ये जिन बॉम्ब्स ये जो फेंक रहे हैं, ये बॉम्ब मैंने भी फेंके हुए हैं जहाज़ों से, सो आई नो एक बॉम्ब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। अब एक बॉम्ब अगर एक भी लेकर आए हलाकत तो 20,000 तो बन गई ना। हमारे पास तो अभी ऑफिशियल फिगर 1800-1900 टाइप हैं। सो एक्चुअली बदकिस्मती से मुझे लगता है कि डिस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादा हुई है और उस डिस्ट्रक्शन की वजह से आवाम के अंदर, जैसे आपने बताया कि एक गम और गुस्से में कन्वर्ट हो चुकी हुई है वो ये बर्बादी। मतलब बर्बादी दोनों तरीके से जा सकती थी, डेस्परेशन में जा सकती थी, गिविंग अप में जा सकती थी, लेकिन उनकी दूसरी तरफ गई है। और उसकी वजह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता दी थी कि किस तरह की सोसाइटी है, कैसी ट्रेनिंग है। मैं पढ़ रहा था कि उनको साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा नेशनल रेजिस्टेंस की भी ट्रेनिंग दी जाती है जी। सो देखिए हम पहले कहते थे ना कि ईरान के अंदर जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा था कि एक क्लर्जीज़ की गवर्नमेंट है, लोग इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं और कुछ औरतों के हकूक़, लेकिन हम चलें कुछ बातें ठीक भी होंगी, लेकिन जब क्राइसिस का टाइम आया तो हमने देखा कि वो वीकनेसेस जिसको सारी दुनिया हाईलाइट करती थी वो उभर के नहीं आई, बल्कि दूसरी चीज़ उभर के आई है जिसके बारे में ईरान हमेशा से कह रहा था। ऐसे कहते हैं ना कि द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग। तो अब हमने जब वो पुडिंग दुनिया ने खाई है तो फिर उनको उस जायके का पता चला है कि ईरान का क्या है। तो ये जो शराइत हैं या अभी हमारी रिकमेंडेशन है या अमेरिका की रिकमेंडेशन 15 थी, अमेरिका की कंडीशंस तो ऑब्वियसली उसको एक नज़र में देखते ही पता चल जाता है कि वो इजराइल की सारी ख्वाहिशात हैं। अमेरिका को तो शायद उनमें से 1-2 में इंटरेस्ट होगा जी, बट ये एब्सोल्युटली जो ईरान के नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट जाती हैं वो 15। और ईरान के लिए, और अमेरिका को पता था कि ये, और इजराइल को भी पता था कि ये ईरान नहीं मानेगा। और जो हम वॉर ऑफ एट्रिशन करना चाह रहे हैं, देखिए सबको पता है कि ये जंग रुकनी है। ये जंग इसलिए नहीं रुकनी है कि ईरान रोकना चाहेगा या अमेरिका या इजराइल, क्योंकि दुनिया ये जंग 1-1.5 महीने से और ज़्यादा अफोर्ड कर ही नहीं सकती है। हुर्मुज़ से 1-2-3 शिप्स निकल जाते हैं तो हम खुशी का इजहार करते हैं। 13 से 15 शिप्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ इंडिया को है और चाइना की 40-45% रिक्वायरमेंट इससे मीट होती है। सो यू कैन इमेजिन कि कितने शिप्स चाहिए मईशत को चलाने के लिए। और साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस इनके लिए तो बिल्कुल बंद हैं।
तो इसलिए दुनिया की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है कि जंग ने रुकना है। अब उस जंग के रुकने से पहले जो अपनी लीवरेज को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करके कंसेशन एक्सट्रैक्ट करवा लेगा, अब ये वो गेम रह गई है। और मेरे ख्याल में ईरान के जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो उसकी कहते हैं कि नेशनल इंडिपेंडेंस, उसकी सोवरेनिटी, कि उसको अपने प्रोग्राम, साइंटिफिक प्रोग्राम्स को चलने देना चाहिए, उसको तो मुआवजा मिलना चाहिए, और ये सारी चीज़ें तो बहुत जेन्युइन है। आई थिंक इस गिव एंड टेक में ईरान क्या चीज़ दे देगा उनको, वो दे देगा, अमरीकी अड्डों पे शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए, बिकॉज दैट इज़ बेसिकली उन मुल्कों का डिसीजन है। दूसरा, शायद उसको मनवा लिया जाए एट सम स्टेज कि जो हुर्मुज़ है उसको भी वो, बट लेटर ऑन कि खुला रखे या कोई इंटरनेशनल गारंटीज हो, बिकॉज चाइना इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, जैसे प्राचा साहब ने भी बताया सर, वो तो कह रहे हैं ना कि चीज़ों पे तो जहाज गुजारना है वो गुजारने, अमेरिका का इत्तेहादी ना हो, हमसे डील करे और गुजर जाए। वो तो सबके लिए तो बंद नहीं कर रहा वो। नहीं, वो नहीं गुजर सकते। वो इसलिए नहीं गुजर सकते, नहीं, देखें, ये कहना उसका बिल्कुल वजह है। बात यह कि इंश्योरेंस प्रीमियम इतने बढ़ चुके हुए हैं कि एक तो वो अफोर्डेबल नहीं है, और दूसरा बहुत सारी कंपनीज जो हैं, तो सर अगर अमेरिका यहाँ से निकल जाए, अगर अमेरिका निकल जाए यहाँ से, जैसे वो चाहते हैं कि 6 अप्रैल तक मुआहदा हो जाए, तो फिर तो इंश्योरेंस वाला मसला भी ऐसा नहीं रहेगा ना। जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन अमेरिका अगर यहाँ से निकल गया तो दिस इज द बिगनिंग ऑफ द अमेरिकन डिक्लाइन। देखें, 2 चीज़ें हिस्टोरिकली फर्स्ट टाइम हुई हैं इस वॉर में, जो हिस्ट्री में आज तक नहीं थी। एक ये है कि ग्लोबल साउथ का मुल्क, जी ठीक है ना, वो अमेरिका जैसी सुपर पावर के खिलाफ और एक और मिनी सुपर पावर के खिलाफ खड़ा हुआ, उससे लड़ाई की, उनसे थोड़े बहुत घुटने अब टिकवा दिए हैं, एंड स्टिल फाइटिंग, और उनको नुकसान पहुंचा रहा है। ये आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, नेटो कंट्रीज़ बैकआउट कर गए हैं। ये भी कभी जब से नेटो बनी है आज तक नहीं हुई है। मेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी शिगाफ है कि हम जब अमेरिकन डिक्लाइन की बात करते हैं, चाहे जितनी मर्जी वो स्लो हो, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न ये नेटो वाला जो हुआ है, ये इस डिक्लाइन का बायस बनेगा। ठीक, ट्रंप ने ये दोनों चीज़ें भांप ली हुई हैं। ठीक है ना, कि ईरानियन के दुनिया जो इसके मुखालिफ हैं, दे हैव स्मेल्स द ब्लड, उनको अब नज़र आ गया है। तो इसके लिए अब ज़रूरी हो गया है कि वो इस वॉर को, अब वो इतने ख़तरनाक लेवल पे इस वॉर को लेके जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि उसमें हमें बस अब एक तबाही नज़र आ रही है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ठीक, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर अमेरिका ने जैसे 6 अप्रैल की डेडलाइन दी है, और वो 6 अप्रैल तक रात, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ शराइत ही आगे पीछे हो रही है ना, उधर जा रही हैं, चाइना जा रही हैं, ईरान जा रही हैं, ईरान की उसको मान रहा है, नहीं मान रहा, अमेरिका अपनी शराइत दे रहा है। तो सर अभी तक तो यहीं पर मामला है। 6 अप्रैल तक तो कोई मुज़ाकरात हो जाएं और ये जंग बंदी हो जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अमेरिका डेडलाइन बढ़ा देगा या वाकई हमला कर देगा, इतना बुरा हमला करेगा कि ईरान तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और ईरान का जवाब उसमें क्या हो सकता है? लेकिन एक तो पहली बात है कि एक्सटेंड, इस पे अमेरिका पे कोई बात यकीन नहीं की जा सकी। यू नेवर नो कि वो निगोशिएशन के दरमियान में अटैक कर दे, जैसे पहले की है। अगर बिल्डअप कंप्लीट कर ली है, 82 एयरबोर्न डिवीजन रेडी है, मरीन रेडी हैं, दे हैव गॉट टाइम, दे गॉट अ रीऑर्गेनाइज कर लिए, अपने रिकूप कर लिए, और थिंक दे हैव कम बैक। जब इनको कौन स्टॉप करेगा, मुझे ये बताइए। या तो पाकिस्तान और ये चारों ममालिक अमेरिका से गारंटी लेंगे जब तक निगोशिएशन हो रहे हैं, यू विल नॉट अटैक। नंबर 2 बात यह है कि अगर उसको ये नज़र आएगा कि लेट से 4 तारीख को भी समझता है कि कोई हेडवे बन रहा है, तो दे कैन एक्सटेंडेड, और अगर नहीं बन रहा तो 6 तारीख के बाद दे आर ओपन टू गो फॉर ईच अदर। लेकिन बात यह है कि देखिए, ईरान को ये समझना चाहिए, और मिडल ईस्ट का सबसे ज़्यादा प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि गो फॉर सीज फायर, वी डोंट वांट फर्दर एस्केलेशन। The reasons are Israel is going to fight attack ईरान के पावर प्लांट्स पर और डिसलेशन पॉइंट्स के ऊपर। जहाँ पर अटैक किया, ईरान इज़ गोइंग टू गो फॉर खलीजी ममालिक के ऊपर। उनके अगर डिसलेशन प्रोग्राम को तो ख़राब करता है, इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस फॉर इवन। आप अबू धाबी की बात कर लें या यूएई की बात करें, दुबई की बात करें, देन सर्वाइवल भी वेरी डिफिकल्ट। कुवैत के तो बहुत बुरा हाल है सर। एक दूसरे के ऊपर जो अटैक करेंगे, देखिए उस पर ये होगा कि ये दोनों ममालिक जो अटैक करेंगे, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है ईरान की भी और मिडिल ईस्ट की भी। और बेनिफिशियरी कौन है? इजराइल। उसका जो दरीना ख्वाब है ग्रेटर इजराइल का, वो पूरा हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने बहुत अच्छी हिकमत अमली से ईरान को भी समझाया, खलीजी ममालिक को बुलाएगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड, डोंट गो टू अ लेवल जहाँ सेक्टेरियन क्लैश हो। ये सेक्टेरियन क्लैश आता करना, एंड दैट इज़ वेरी वेरी सीरियस थिंग।
इसलिए अभी तक सऊदी अरब ने और खलीजी मालिक ने बड़ा स्टैंड किया हुआ ईरान पे हमला नहीं किया। आई विश कि ये सेंस प्रिवेल करे और इसमें इजराइल कभी कामयाब ना हो, और इसीलिए ये मुज़ाकरात ईरान को गिव एंड टेक करके कहीं ना कहीं इस मौके पे सेटल कर लेना चाहिए, बिकॉज ईरान इज़ अ विनर। ईरान की हाई मॉरल ग्राउंड है, अपने पॉइंट स्ट्रेंथ थे, दे कैन गो नेगोशिएट और अपनी अच्छी टर्म ले सकता है। ठीक, एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। और प्रजेश साहब फिर आपसे कि ईरान ने जो अपनी शराइत दी थी उसमें एक शर्त ये भी थी कि चीन और रशिया गारंटर बने, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी लेने को तैयार होगा चीन? हमारे वजीर खारजा वहाँ पर मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद बताइएगा। वेलकम बैक। 6 अप्रैल की डेडलाइन है। सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहदा हो जाए इससे कबल, वरना वाइट हाउस का मौक़िफ़ ये है और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत ख़तरनाक हमले किए जाएंगे ईरान के ऊपर। हमारे वज़ीर ख़ारजा चीन में मौजूद हैं। शौकत पराचा साहब, क्या कोई मुज़ाकरात होते हैं तो चीन डोनाल्ड ट्रंप की ज़िम्मेदारी ले सकता है कि वो किसी किस्म की हिमाकत नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे और उनके बिहाफ पर इसराइल भी नहीं करेगा? पहली बात तो ये है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एग्रीमेंट किया था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, JCPOA जिसको कहा जाता है। जी जी। उसके बाद उससे विथड्रॉ किसने किया? जब सदर ट्रंप पहली टर्म में आए तो विथड्रॉ कर दिया। सिर्फ ईरान वाले एग्रीमेंट से नहीं बल्कि जो पेरिस ट्रीटी थी ऑन एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज, उससे भी विथड्रॉ कर लिया। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह का कोई गारंटर नहीं हुआ करता। यानी UN बनी हुई है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका पर्पज सिर्फ यही है कि टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। कहाँ है UN की वो जो फॉर्मेशन है जिसे रूल बेस्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता था, वो अभी कहाँ है? इसलिए ये नहीं है कि ये ईरान को चाइना लिख के दे दे या रशिया लिख के दे दे कि जी अगर अटैक हुआ तो आप हमारी साइड पे लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। 15 पॉइंट्स अमेरिका के आए, 5-6 पॉइंट्स ईरान ने दिए। ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है। जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो हर पार्टी एक एक्सट्रीम पे होती है, बट जैसे पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है, और 3 मुल्क तो आए ना इधर पाकिस्तान में, तुर्की, मिस्र एंड सऊदी अरेबिया, ये बड़े मुल्क हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। 4 मुल्कों ने बैठकर इत्तफाक किया कि हाँ ये जंग बंद होनी चाहिए। 3 मुल्कों ने पाकिस्तान की एफर्ट्स को एंडोर्स किया, सपोर्ट किया। उसमें सऊदी अरब के अंदर बेसेस हैं, अमेरिका की नेटो का मेंबर है तुर्की, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। इजिप्ट जो है, आपको मालूम है कि गजा वाले क्राइसिस में इजिप्ट डिप्लोमेसी करता रहा है, इसलिए राब्ते सब मुमालिक के साथ हैं। और आज अच्छी बात हुई कि ईरान के सफीर जनाब रजा अमीरी मुकद्दम ने ट्वीट किया और उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान की इन कोशिशों को हम सपोर्ट करते हैं और उन कोशिशों को हम सताश की नजर से देखते हैं। यानी ईरान इज विलिंग टू टॉक। ईरान के पाकिस्तान के अंदर सफीर जनाब इज्जत माब रजा अमीरी मुकद्दम की बात कर रहा हूं, जिन्होंने कहा कि हम इन कोशिशों को सताश की नजर से देखते हैं। और फिर चाइना आ गया। जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने बात की कि जब मुज़ाकरात के दौरान अटैक्स नहीं होंगे, ये 5 पॉइंट जो पाकिस्तान और चाइना ने एग्री किए हैं, उनमें वन ऑफ द पॉइंट्स एग्जैक्टली एड्रेसेस दिस इशू कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं, मुज़ाकरात क्या होंगे? जो इसहाक डार साहब ने संडे इवनिंग को स्टेटमेंट दी, वो बड़ी मीनिंगफुल थी कि पाकिस्तान जो है वो फैसिलिटेट भी करेगा और होस्ट भी करेगा डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। चाइना आ गया, ऑन बोर्ड हो गया, सऊदी अरब, टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं। इसलिए स्टीव विटकॉफ ने भी कहा था और आज ईरानी सफीर ने कह दिया कि हाँ पाकिस्तान की कोशिशों को हम सपोर्ट करते हैं। तो जो पिक्चर एक इमर्ज हो रही है वो पिक्चर डायलॉग की तरफ जा रही है। वो पिक्चर जो है, और आपके दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिस तरह कह रहे हैं कि बड़ी तबाही हो चुकी है इस जंग की वजह से, इस तबाही को मजीद आगे तो नहीं जाना चाहिए। ये मौका है तमाम पार्टीज के लिए कि कहीं आई एम श्योर कि जब डायलॉग शुरू होगा उसके बाद कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस जरूर आएगी। जो एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स हैं वो निकल जाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी सीज फायर, सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, उसके बाद चलते रहते हैं। ठीक,
बहुत बहुत ज़बरदस्त आपका तज्ज़िया है शौकत पराचा साहब। एक उम्मीद की किरण अभी भी नज़र आ रही है। एक ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर यह मौका सामने आ रहा है कि कुछ उम्मीद की किरण है कि मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। खुदा करे कि मुज़ाकरात हो जाएं, जंग रुक जाए, दुनिया नॉर्मलाइज अपने हालात की तरफ जाए, नॉर्मलाइज हो जाए मामला सारे, तो ये बड़ा अच्छा होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकेगा? इसके लिए हमें कुछ वक्त और दरकार है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हाजिज नवाज साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शाहिद अलवी साहब, मोहतरम जनाब शौकत पराचा साहब, और हमें दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।